अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है फ़िकारे इश्क़म बाय ज़ोया लियाकत। एपिसोड 7। शान, मेरे बेटे, काशमाला बेगम ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, बस करे मॉम, मैं थक चुका हूँ, सोने दे मुझे। बेड पर लेटता हुआ वो अकड़े लहजे में बोला, जबकि काशमाला बेगम तो इसे जिंदा सलामत लौटने पर ही इतनी खुश थी। तुम ठीक हो ना बेटा? मॉम प्लीज़ सोने दें आप, या मैं किसी दूसरे रूम में जाऊँ? तंग आकर वो तकरीबन चिल्लाया, जिस पर काशमाला बेगम ने हाँ में सर हिलाते हुए बेड से उठकर उसकी जानिब देखा। जाइए यहाँ से प्लीज़, और खुदा के लिए डैड को बता देना, वरना ख्वामखा में परेशान होते रहेंगे। मैं ठीक हूँ, जिंदा सलामत हूँ, मुझे फ़िलहाल तंग ना करें, मुझे सोना है, आई एम टायर्ड। ठीक है बेटा, मैं नाश्ता कमरे में भिजवा दूंगी। काशमाला बेगम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कमरे से बाहर निकली, जबकि उनके जाते ही शान जल्दी से ब्लैंकेट से निकला। मनव्वर साहब का लैपटॉप उठाते हुए इसमें एक फ्लैश ड्राइव डालते हुए वो लैपटॉप का सारा डेटा कॉपी करने लगा। काम हो गया है, कुछ ही देर में डेटा कॉपी हो जाएगा। लग्जरी शॉपिंग मॉल में मिलते हैं 2 बजे। फ़ोन पर मैसेज टाइप करके सेंड करते हुए वो सुकून का सांस खारिज करते हुए लैपटॉप को देखने लगा, जिस पर डेटा कॉपी होने ही वाला था। ये एक अंधेरा कमरा था, रोशनी का नामो निशान नहीं था। कमरे में घुप अंधेरे के बाद कुछ भी नजर नहीं आने से कासिर था। सर माफ़ कर दें, मैंने सारा काम वैसे ही किया था जैसे आपने करने को कहा था। एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ गिड़गिड़ा कर बोल रहा था। उसका पूरा वजूद रस्सियों से जकड़ा हुआ था, जबकि उसके पीछे खड़े चंद गार्ड्स खौफजदा नज़रों से सामने सोफे पर बैठे उस शख्स को देख रहे थे, जो बेनियाजी से एक तेज़ धार चमकता चाकू उनकी नज़रों के सामने लहरा रहा था। क्या कहा था मैंने? वो एकदम उठते हुए से बालों से नोचते हुए दहाड़ा। उसकी धाड़ पर गार्ड्स के मानो पूर कांप उठे थे। आपने कहा था कि लड़की के बाप को इसके सामने मत मारना, गार्ड्स ने कांपते हुए लर्जरते लहजे में कहा। और तुमने क्या किया? उसके बालों को सख्ती से नोचते हुए वो करत लहजे में बोला, गर्राया। गार्ड का वजूद ठंडा पड़ रहा था। वो जानता था आज वो मरने वाला है। सर, मैम उठ नहीं रही और साथ ये भी कह रही है नाश्ता आपके साथ ही करेगी। दरवाजे पर दस्तक देकर सब कुछ देर जल्दी से बताते हुए फीमेल सर्वेंट फौरन वहाँ से भाग निकली थी। गार्ड्स ने सुख का सांस खारिज करते हुए उसे देखा। उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। ये इसके खौफ की निशानी थी। ये मत सोचना तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे, सपाट सी नज़र उनको देखकर धमकी आमेज लहजे में कहते हुए वो फौरन डार्क रूम से बाहर निकला। बाहर से लॉक लगाते हुए वो तेज़ कदम उठाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। एक मुबहम सी दिलकश मुस्कुराहट ने इसके लब्बों का तवाफ किया था, जबकि इसने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो कंफर्टर में दुबकी हुई बिखरी सी हालत में सो रही थी। दबे पाँव चलते हुए वो उसके करीब रुका। ब्राउन लंबे सिल्की बाल तकिए पे फैले हुए थे। घनी पलकों की सियाह झालर ने उसकी हसीन आंखों को छुपा रखा था। अशिक, उसकी भारी खूबसूरत आवाज़ पर वो कसमसाई और करवट बदलकर फिर सो गई। उसकी इस हरकत पर इसके दिल ने एक पिट मिस की। उसके पास बैठते हुए वो मुस्कुराया, जो दुनिया जहाँ से गाफिल नींद में डूबी हुई थी। अशिक, उठ जाइए। इसके मासूम नकुश चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए वो बेहद दिलफरेब लहजे में गोया हुआ। सब आंखें धीरे से वाह हुई। इसे अपने पास देखकर वो जल्दी से कंफर्टर अपने ऊपर लेते हुए उठी। डिबडिबाई नज़रों से उसका जायज़ा लिया। ब्लैक कलर की सिंपल शर्ट और ब्लैक ही पैंट में मबलूज वो अपनी परकशिश नीली आंखों से संजीदगी से उसे अपना भरपूर जायजा लेते हुए देख रहा था। इसकी लो देती नज़रों से कतराते हुए वो शर्म से सुर्ख होते हुए गालों पर हाथ रखती हुई नज़रें चुरा गई थी। इसके शर्माने पर वो हल्का सा मुस्कुराया। फ्रेश हो जाइए और ब्रेकफास्ट में क्या लेगी आप? वार्डरोब से इसके कपड़े निकाल कर से थमाते हुए वो गंभीर मसरूफ़ लहजे में इस्तफसार करने लगा। कुछ भी, लेकिन नॉनवेज ना हो। इसकी बात पर वो तकरीबन चौंका। क्यों? सरद से पूछा। हम वेजिटेरियन हैं। वो सदमे से आंखें फैलाए इसके सामने आकर रुका। ना जाने कहाँ से वो वेजिटेरियन लड़की पकड़ लाया था। इसके मुसलमान होने पर भी शक व शाबा की गुंजाइश होने लगी, जिस पर वो घबरा गई। किस लिए? और नॉनवेज नहीं खाती? हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या कोई और वजह है? वो तो घबरा ही गया था। हाँ, हम ना वेज नहीं खाते शुरू से। उसके हैरत ज़रदा चेहरे को देखते हुए वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। कोई ख़ास वजह? लहजा कंपोज करते हुए बोला। बस शुरू से नहीं खाते, वजह नहीं पता। नज़रें झुकाते हुए बोली वो धीरे से सर को हाँ में खम देते हुए कुछ सोच कर मुस्कुरा कर बोला। हम आते हैं।
कहते हुए वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। इसकी जल्दबाजी हमेशा उसकी मुस्कुराहट का बास बनती थी, अब भी बनी थी। साले, कहाँ जा रही हो बेटा? आफरीन बेगम, जो किचन से काम करने के बाद अभी बाहर आई थी, इसे तैयार होकर निकलते देख पूछा। आ जाओ ज़ारा। ओह चाची जान, हम शॉपिंग मॉल तक जा रही हैं। मैंने बाबा से परमिशन ली है और भाभी भी जा रही हैं। हमें शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। साले ने जल्दी से ज़ारा को इशारा किया, साथ ही आफरीन बेगम का जवाब दिया। ओह, कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? आफरीन बेगम ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए इस्तफसार किया। वो हिरब भाई ऑफिस जा रहे हैं, जाते हुए ड्रॉप कर देंगे, वापसी पर तो आते पिक कर लेंगे। साले ने ज़ारा का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से कहा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, भाई निकल रहे हैं। वो हिरब को लॉन्च से निकलता हुआ देखकर उसके पीछे चली गई। अल्लाह हाफिज़ बेटा। आफरीन बेगम मुस्कुराई। अचानक से क्यों जा रही हो और मुझे क्यों ले जा रही हो? अरे भाभी सब्र करे, शॉपिंग ही तो करनी है। आपका स्टाइल ही ख़राब है, अपना लुक चेंज करे ज़रा। साले ने इसे अपने इरादों से आगाह किया, जबकि पूरी बात सुनने से पहले ज़ारा का पारा चढ़ गया। अरे रिलैक्स, पहले चलो तो सही। उसका हाथ पकड़कर वो जल्दी से कार में बैठ गई। जबड़े भींचे ज़ारा मुंह फुलाए कार की विंडो से बाहर देखने लगी। हीरब खासा संजीदा लग रहा था। सुबह जो जूनी करके गई थी, इसके बाद वो बमुश्किल ही गुस्सा जब्त किए हुए था, वरना अंदर उठते तूफान से वो तहस नहस कर देना चाहता था। मगर स्टाइल ख़राब है, पता नहीं और क्या क्या करने पड़ेंगे मुझे, फंस गई हूँ मैं तो। मुंह में बड़बड़ाती हुई वो दांत पीस कर बोली, जबकि साले इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। ये है वो फ्लैश ड्राइवर्स। ताबिर और शान ने फ्लैश ड्राइव उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा। ओहो, पहले ड्राइवर लिखा है, फिर उसके बाद में ड्राइव लिखा है। ओहो। वो सर्द नज़रों से दोनों को देखते हुए फ्लैश ड्राइव अपने सामने लैपटॉप पे लगाने लगा। तुम ठीक हो? ये तुम ठीक हो? बड़ी खट पड़ी थी तुम्हें तो। ताबिर ने शान के कंधे को छुआ, जिस पर वो आंखें सुकेड़ते हुए आह भर के कंधे को झटका। देख दुख गया? सॉरी, मुझे नहीं पता था मरजान तुम्हें इतना पिट डालेगा। वो तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली। अच्छा, और मुझे नहीं पता था मरजान तुम्हें एक हफ्ता भूखा रखेगा और तुम्हारी ये शक्ल मेकअप के बगैर किसी उजड़ी आत्मा से नजर आएगी। शान ने दांत कचकचाते, जिस पर वो नाक सुकेड़ते हुए इसकी आंखें दिखा गई थी, वो संजीदगी से दूसरी फ्लैश ड्राइव को लैपटॉप में लगाते हुए चेक करने लगा। वैसे तुम तो अपने बाप का बदला लेने निकली थी, इतना खास सुधार क्यों और कैसे वाक़या हुआ कि तुम मरजान के साथ मिल गई? शान ने इसे लफ्ज़ों से मजीद लुताड़ा। तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? फजूल से चोंच हिलाकर क्यों अपने भोंडेपन को वाजे कर रहे हो? ताबीर ने भी बराबर सुनाई। मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया है या इस पर फिदा हो गई हो? शान ने बेसाख्ता हंसकर कहा, जबकि इसकी आखिरी सतर पर मरजान ने इसे घुरी से नवाजा था, जिस पर से मुंह पर फकल लगा गया था। ही जब बाप पैसों की खातिर अपनी बेटी को किसी और की बेटी और किसी और की बेटी को अपनी बेटी बनाकर पेश कर सकता है, मैं इसके लिए क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं? इसकी बात पर शान ने दोनों हाथ मिलाते हुए तन से हल्की सी ताली बजाई, जिस पर वो आंखें सुकेड़ते हुए उकता कर रह गई थी। और तुम कैसे सुधर गए? मैंने तो सुना था कि कुत्ते की धुन टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। माइंड योर लैंग्वेज मिस विक्टोरिया। किस कबाड़ खाने से उठकर आई हो? बोलने तक की तमीज़ नहीं। शान ने तासिफ से उसकी बदतमीज़ी पर मातम किया, जबकि लफ्ज़ मिस विक्टोरिया पर वो मुस्कुरा गई। मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओगे या भूखा मारोगे मुझे? ताबीर ने उसे संजीदगी से काम में मसरूफ देखकर उसके काम में खलल डालते हुए कहा, जिस पर वो लैपटॉप बंद करते हुए सर्द नज़रों से उसे देखते हुए उठा। वो सही कह रही थी, इसे फ्लैश के चक्कर में खाना नहीं खाया। शान ने ताबीर की तरदी की, जिस पर वो मुस्कुराई। ठीक है, पास में एक रेस्टोरेंट है, जाकर खा लो। लैपटॉप उठाते हुए वो सपाट लहजे में बोला। क्या मतलब खा लो? तुम नहीं चलोगे? आफ्टर ऑल अब हम पार्टनर्स हैं। उसकी बात पर वो सरदा भरते हुए उकता कर उन्हें आंखें घुमा गया। चलो, खाना तो मैं भी खा लूँगी इसके साथ। मुझे कुछ लेना है, सामने मॉल है, 2 मिनट चलो और फिर मुझे ऑफिस के रास्ते में ड्रॉप कर देना। टेबल से पर्स उठाते हुए वो ग्लासेस लगाते हुए इसके बराबर रुकते हुए मुस्कुरा कर बोली, मेरे पास टाइम नहीं है। मरजान कलाई पर बंदी रोलेक्स वॉच पर टाइम देखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, बस 2 मिनट प्लीज़ प्लीज़।
شان نے لمبا سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ میں جا رہا ہوں، تم کھانا کہیں اور کھا لینا۔ اسے کوفت سے دیکھتے ہوئے وہ کمپوز لہجے میں بولا، جاؤ جاؤ۔ ہاتھ سے اسے جلدی جاؤ کا اشارہ کرتی ہوئی وہ ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی ہوئی مرجان کے ساتھ مال میں گھس گئی تھی۔ بل تم بھرو گے یا میں؟ اپنا کریڈٹ کارڈ نکالو، ویسے یہ سوٹ نہیں کرتا اتنا بڑا بزنس مین اپنے ساتھ آئی لڑکی کو شاپنگ تک نہ کروائے۔ اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے وہ نچلا ہونٹ دبا کر بولی، جسٹ ڈو اٹ فاسٹ اور فضول باتیں مت کرو۔ اس کی طرف کریڈٹ کارڈ بڑھاتے ہوئے فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا، اوکے اینڈ تھینک یو ڈیئر۔ اس کا کریڈٹ کارڈ لیتے ہوئے مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ لفظ ڈیئر پر وہ لمبا سانس ہوا کے سپرد کر چکا تھا۔ پیچھے مڑتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرایا تھا۔ سوری بڑی، غلطی سے ہو گیا۔ اس کا فون نیچے سے اٹھاتے ہوئے سامنے کھڑا شخص مسکرا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اٹس فائن۔ فون اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ آفس کے ای میل چیک کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ بھابھی یہ چیک کرے نا، آپ تو سارے سمپل ڈریس ہی لے رہی ہے۔ سالے کو گھورتے ہوئے اس نے ڈریس کو دیکھا۔ وہ میرون کلر کا سلک کا ڈریس لیے جس پر گولڈن نفیس کام نفاست سے کیا گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈریس لیتے ہوئے وہ رکی تھی۔ بھابھی، سالے نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلایا جس پر وہ جبڑیں بھیچے اس کی جانب اشارہ کر گئی تھی۔ تعبیر کا ہاتھ تھامتے وہ اکتائے ہوئے تاثرات چہرے پر سجائے چل رہا تھا۔ دیکھو صحیح تھی تم، میرے پیچھے یہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتے، دھوکے باز فریبی انسان۔ زارا نے مٹھی بھیجتے دانت پر دانت جمائے تھے۔ سالے نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا اور سر پر صدمے سے ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں سے 100 گالیوں سے نوازا۔ بھابھی، اسے اپنے پاس نہ پا کر وہ سٹپٹا گئی تھی۔ بھابھی کہاں گئی؟ آس پاس دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، یہ کیسا ہے؟ ریڈ کلر کا ڈریس نکالتے ہوئے وہ مرجان کو دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی جس پر اس کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے۔ اچھا سڑ کیوں رہے ہو؟ دیکھو تمہیں مجھ سے بہت کام پڑیں گے، اسی لیے مجھ سے محبت سے پیش آؤ ورنہ میں نہیں کروں گی تمہارے کام۔ اور تم یہ یاد رکھنا، میں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم جانتی ہو میں کون ہوں، ورنہ تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ کر پھینک چکا ہوتا۔ اس کی بات پر وہ الٹا مسکرائی۔ او مسٹر مرجان، کاظمی کو غصہ آ گیا؟ اچھا۔ اس کا بلو کوٹ ٹھیک کرتی ہوئی وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے پیچھے ہٹا چکا تھا۔ حد ہو گئی۔ زارا سے دیکھتے ہوئے جو ہاتھ میں آ رہا تھا شاپنگ بیگ میں بھرتی جا رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومنے کا؟ آج تک مجھے تو شاپنگ نہیں کروائی۔ سارے مرد ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، شادی کے بعد ساری محبت ختم ہو جاتی ہے۔ صدمے سے اسے دیکھتی ہوئی وہ ہینگ سے سارے کپڑے اتار کر شاپنگ بیگ میں بھر چکی تھی۔ یہ سب چاہیے؟ ہانپتی ہوئی وہ جلدی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور وہ سامان سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ لڑکی نے حیرانی سے سامنے پڑے بیگز دیکھے جو تعداد میں اتنے تھے کہ سامنے کا پورا منظر بلاک کر چکے تھے۔ اوکے میم، جسٹ گیو می اے سیکنڈ۔ کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ہوئے اس نے 3 لاکھ کا بل بنا کر پرچہ اس کی طرف بڑھایا جس پر وہ مسکرائی۔ ایکچولی وہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ مرجان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ہونٹوں پر بکھرتا متبسم دبا کر بولی تھی۔ او، لڑکی نے رشک بھری نظروں سے سامنے کھڑے اس حسین مرد کو دیکھا۔ آپ بل ان سے لے لیں، اوکے؟ شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے وہ سالے کی جانب بڑھ گئی تھی جو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ سر ایکسکیوز می، وہ جو کب سے تعبیر کی شاپنگ ختم نہ ہونے پر تپا ہوا تھا پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ سر آپ کی وائف نے شاپنگ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے میں بل آپ سے لے لوں۔ لڑکی نے پرچہ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ حیرانی سے لے چکا تھا جبکہ لفظ وائف پر تعبیر نے لپسٹک سے بھرے سرخ ہونٹ سختی سے بھینچے تھے۔ بل دیکھ کر وہ سرد بھرے بغیر نہ رہ سکا۔ بھابھی کہاں گئی تھی آپ؟ اور یہ کیا ہے؟ وہ اسے اپنے ہاتھ پکڑتا دیکھ اور اتنے سارے بیگز دیکھ کر وہ چونکی۔ چلو تو صحیح، وہ اسے بازو سے پکڑتی ہوئی تعصب سے بولی۔ ارے آپ بھی یہاں ہیں؟ ہائے، صحیح کہتے ہیں سب کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں بھی سوچ رہی تھی میں کریڈٹ کارڈ تو گھر ہی بھول گئی ہوں۔ کتنا اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر لہجے میں شیرنی گھولتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڑ سے بولی جس پر وہ چونک پڑا جبکہ تعبیر سڑ بھن گئی تھی۔ جبکہ مال میں سب لوگ انہیں حیرانی سے تکنے میں مصروف تھے۔ مرجان کاظمی کو کون نہیں جانتا تھا مگر وہ شادی شدہ ہیں یہ بات ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے سب ہکا بکا انہیں دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آپ پیک کر دیں گی نا ڈیئر ہبی؟ دانت پیستے ہوئے مسکرا کر بولی جس پر وہ آنکھیں سکیڑ گیا تھا۔ گھر تو آؤ، بتاتی ہوں آپ کو میں۔
मुस्कुरा कर उसकी टाई ठीक करते हुए उसकी ग्रे आंखों में देखती हुई जहर खुंद लहजे में बोली, जिस पर वो और ज़्यादा चौंका था। सुबह से वो इसे झटके पे झटका ही दे रही थी। फ़ोन की रिंगटोन बजने पर वो आखिरी तेज़ नज़र इस पर डालती हुई फ़ोन कान से लगाए साली के साथ बाहर निकल गई थी। साली ने पीछे से मरजान को खा जाने वाली नज़रों से देखा था। वो हाथ जोड़ने का इशारा किया था, जबकि वो सर्द नज़रों से उसे देखते हुए बिल पे करने लगा। फ़ोन पर ईमेल रिव्यू होने का मैसेज आया था, मगर वो अनदेखा करते हुए ताबिर को तीखे चित्तनों से देखते हुए वहां से निकल गया था और वो बस मुंह बसोरते रह गई थी। आज वो ड्राइवर के साथ नहीं आई थी। ड्राइविंग सीट पर स्ट्रिंग थामे बैठी वो गहरी उलझनों में मलूस सख्ती से उंगलियां भी चटकाती हुई सामने मसरूफ रोड पर रुकी गाड़ियों को देख रही थी। कहाँ मर गए तुम? कब से फ़ोन मिला रही हूँ। मेरा काम करना है, तुमने या किसी और से बोलूँ? किसी को फ़ोन मिलाते ही जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वो नॉन स्टॉप बोलती गई। फिक्र क्यों करती हो माय लव? कहा ना काम हो जाएगा। मैं यूं पहुंच चुका हूँ, बेफिक्र होकर आओ। तुम्हारा काम मैं सबसे पहले करके दूंगा माय ब्यूटी। तुम ना अपनी हद में रहो और ये फजूल अलकाबात से नवाजना बंद करो। वो गुस्सा मत दिलाया करो इधर उधर की हाँक कर। गॉड नॉनसेंस, किस बेवकूफ़ से मैं अपने काम के लिए काम लेने वाली हूँ, इसका तो मैं गला दबा दूँ। आखिरी सतर दिल में ही बोल कर आंखें घुमा कर रह गई थी। कैफेटेरिया में मिलते हैं फिर वो, और मेरी शर्त याद रखना कि मैं बगैर किसी मकसद के किसी का काम नहीं करता। नॉनसेंस। एक बार मेरा काम हो जाए तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी थप्पड़ों से। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए जेरे लब बड़बड़ाई थी। किसी ने कार के शीशे पर हाथ रखा था। पहले तो वो घबरा गई, मगर फिर फौरन ही कंपोज होकर शीशा नीचे कर गई थी। एक नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद भूमे और सफ़ेद ही लट्ठे जैसे सफ़ेद सूट में मबलूस, इसके सामने हाथ फैलाए खड़े थे। बेटा कुछ इमदाद कर दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। वो शफत से हाथ बढ़ाते हुए बोले, जिस पर वो बदतमीजी से आंखें फेर गई। देखिए बाबा, आप लोगों को मांगने के सिवा कोई काम नहीं है। जो भी गाड़ी रुकती है आप लोग मांगने आ जाते हैं, और बाज़ भले लोग आपको दे भी देते हो। मगर मुझे माफ़ कर दें, मैं जल्दी में हूँ, आप प्लीज़ पीछे हट जाइए। पहली ज़िंदगी अजरन हो गई है और अब इसी अल्लाह के वास्ते आपको इमदाद चाहिए। विंडो का ग्लास ऊपर करते हुए वो बेफिक्री से बोली, ज़िंदगी अजरीन तो नादान लोग खुद करते हैं बेटा, अपने नादान फैसलों से। और जब इसके अब इब्रतनाक नताइज सामने आते हैं तो सारी करनी खुदा पर डाल देते हैं, ये कहकर कि ये तो किस्मत में लिखा था। बुजुर्ग की बात पर वो सील्ड बेल्ट लगाते हुए रुकी थी। इंसान बेहतरीन की तलाश में बेहतर से हाथ धो बैठता है। दूसरों के पास क्या है, रश करता है, मगर अपनी चीज़ों पर कभी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। वो नदामत और शर्मिंदगी से बुजुर्ग की जानिब देख रही थी, जिसे वो सब इसके बारे में ही बोल रहे थे। तो क्या इंसान की जो ख्वाहिशात हैं इन्हें दिल में ही दफन कर लें? जो इंसान चाहता है इसे पानी से गरीस हो जाए? वो सवालिया नज़रों से देखते हुए दिल में उठता सवाल लब्बों से आशना करवा गई थी। बेटा, यहाँ बात मेरे और आपके चाहने की नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि इस पाक ज़ात की रज़ा किस में है। तकदीरों का लिखा मामूली इंसान कहाँ बदल सकता है, और मुझे रिज़्क आपसे नहीं इस पाक ज़ात से मिलना है, यहाँ नहीं तो वहाँ सही। वह हैरानी से कार का ग्लास नीचे करते हुए इन बुजुर्ग की जानिब मतवज्जा हुई। और जब इंसान खुद तकदीर बदलना चाहे तो इसका नतीजा क्या होगा? इसके सवाल पर बुजुर्ग के नूरानी चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। और अगर कोई इंसान ऐसा करने की सोच रखता है तो वो इसके खौफनाक नताइज का सामना करने की भी सकत रखता हो। बेशक वो ज़ात सख्त आज़ाब देने वाली है। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से गुजर गए थे और वो अजराबी कैफियत में कार से बाहर निकली थी, मगर बुजुर्ग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या मतलब था इनका? क्या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? लब भींचते खौफजदा नज़रों से आसपास इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हुए वो धीमे लहजे में दिल पर हाथ रखते हुए खुद से हम कलाम हुई थी। कमरे में आते हुए वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करती हुई बेड पर ढह गई थी। चेहरा कशन में छुपाए वो रोने लगी थी। मुसलसल आंसू उसकी ब्राउन आंखों से टूटकर इसके सुर्ख गालों पर टूट रहे थे। बालों की चंद लटें इसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। इसकी नम आंखों के सामने माजी का एक मंजर लहराया था। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ इसके नाजुक चेहरे पर पड़ा था। उसके कंधे तक आते मैले बाल लहराए और वो दीवार से लगी थी। सर को एक जानिब से थामती हुई वो करा गई थी। साथ ही सहारा ना पाकर वो नीचे गिरी थी। तुम पर तरस? इतना कहकर वो टूटे दिल के साथ हंसा था। मैं तो तुम्हें ऐसी ठेस पहुंचाना चाहता था जो तुम जिंदगी भर अपने दिल पर महसूस करो। बेहद नफरत करता हूँ मैं तुमसे और जिंदगी भर करूँगा। तुम्हारे अजीज बाप ने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरा सब छीन लिया, और तुम मुझसे इंसानियत की उम्मीद रखती हो? मरजान काज़मी से वो उसके कंधे से जकड़ते हुए कराया, हमारे पास भी
कुछ नहीं रहा। थप्पड़ की वजह से उसके होठ से खून बह रहा था और वो इसकी खासतर रंगी हाथों में आंखों में अध खुली आंखों से देखते हुए धीमे से बोली। वो संजीदगी से उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए लब भींच गया था। वाकई वो इससे सब कुछ छीन चुका था। कुछ बाकी नहीं था इस लड़की के पास। अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा, वो धीरे से कहकर उसके कंधे पर गिर सी गई थी। वो इसे खुद से झटकते हुए दूर गिरा चुका था। ठीक कहा तुमने नदीम, इसे बाहर सड़क पर फेंक दो, इसे मेरा कोई वास्ता नहीं। गार्ड को सर्द लहजे में कहकर वो आखिरी नजर इस साकित वजूद पर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। बहुत ज्यादती की है आपने मेरे साथ, और इसके बाद भी आप मुझसे ये उम्मीद रखेंगे कि मैं आपका प्यार कबूल कर लूं। इसके होठों पर एक दर्द सी भरपूर मतबस्सम फैला था। आंखों से आंसू की बूंदें मुसलसल बरस रही थी। जब चाहा कबूल कर लिया, जब चाहा फेंक दिया। क्या मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं? मैं कोई शय नहीं हूँ जिसे जब चाहा अपने पास रख लिया, जब चाहा दूर फेंक दिया। आपको आपके ही तरीके में जवाब दूंगी मैं। ये आपकी सबसे बड़ी खुशफहमी है कि मैं एक फहमियों में से एक है कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी। जो दर्द आपने मुझे दिए हैं वो आपको भी मिलेंगे। एक बार भी आपने मुझसे अब इन सब गुनाहों की माफ़ी मांगना गवारा न किया नहीं किया, और जो घटिया काम आप कर रहे हैं वही आपकी जिल्लत रिसवाई का बाज बनेगी। आंखों से आंसू साफ करती हुई वो धीमी आवाज में बोली थी। कमरे का दरवाजा खुला और वो घबराते हुए कशन से सर उठा चुकी थी। शहंशाह साहब को देखकर वो दुपट्टा सर पर डालती हुई सुर्ख माइल आंखों को झुका चुकी थी। क्या फैसला किया आपने बच्चे? मरजान यहाँ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ जो फैसला आपका होगा मैं इसी में आपका साथ हूँ। वो मुसलसल फर्श पर नजरें जमाए उंगलियों को मरोड़ने में मसरूफ थी। दिल गहरी कश्मकश में था और वो इसे तकलीफ भी देना चाहती थी, और एक तरफ इसका बचपन का दोस्त था जो ना जाने कहाँ गुम गया था। जिस जान को वो जानती थी ये तो वो हरगिज़ नहीं था। जवाब देने में साफ हिचकिचाहट थी। जैसे शहंशाह साहब ने बखूबी गौर से देखा, गले में कांटे चुभते महसूस हुए। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। वक्त आने पर हम वही करेंगे जो हमने आपसे कहा था नाना साहब। इसे कदरे धीमी लहजे में कहा था, मगर इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी जो इसके दिमाग में बुरी तरह गूंज रही थी। जबकि शहंशाह साहब ने सरदा भरते हुए हाँ में सर हिलाकर इसके फैसले की तरदीद की थी, और वो इसके साथ है। तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें उससे तलाक चाहिए? देखो मेरी मानो तो अपनी अम्मी को सब सच बता दो, ताकि तुम दोनों इस रिश्ते से खुशी नहीं हो। वो खुद ही तुम्हारे दादा साहब से बात कर लेगी और किसी न किसी तरह तुम दोनों को अलग करवा देगी। लेकिन मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए रदा। तुम क्यों नहीं समझती वो कितनी बड़ी खुदगर्ज है? मैं नहीं जानती वो हर शय में अपना फ़ायदा पहले ढूंढती है। मेरी मदद तो वो दूर, वो उल्टा सब बिगाड़ देगी। जुनैरा ने कंधे उचकाते हुए डिस्क पर बैठते हुए कहा। रदा भी उसके साथ बैठ गई थी। मैं काशमाला आंटी की बात नहीं कर रही मेरी जान, मैं आफरीन आंटी की बात कर रही हूँ। वही तुम्हारी अम्मी है ना, वो ज़रूर समझेगी। खुदा का खौफ करो रदा, वो कभी नहीं मानेगी। उल्टा वो मुझे झापड़े लगाएगी जब हरीब के साथ सही बर्ताव ना करूं। जब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं मुझे यही कदम उठाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, देखो मैं इनसे बात कर ली है, इसे सिर्फ पैसे चाहिए। जुनैरा ने रदा का हाथ पकड़ते हुए उसे मुतमईन करना चाहा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसमें हिरब का कोई कसूर नहीं है। तुम इसके साथ ही ऐसा क्यों करना चाहती हो? और तुम जो भी कह रहे हो, मैं इस कत्ल जैसे गुनाह में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। रदा ने उसका हाथ छुड़ाते हुए बेरुखी से कहा और किताब खोलकर पढ़ने लगी। वह बहुत समझा चुकी थी जुनैरा को, मगर जुनैरा थी जो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जुनैरा ने कुछ बोलने के लिए होठ खोले ही थे जब वो दोबारा उसकी जानिब रुख करते हुए बोल पड़ी। देखो मुझे लगता है तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए। तुम जो भी कहो वो तुम्हारा शौहर है, एटलीस्ट इसे आजमा तो लो। मैं नहीं चाहती तुम्हारा ये फैसला भी बाकी फैसलों की तरह जल्दबाजी में किया गया हो, जिसके आखिर में तुम्हें खुद ही पछतावा हो। जुनैरा ने लब भींचते हुए अब कुछ और नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि रदा बार बार हिरब की तरफदारी कर रही थी जिस पर जूनी का खून जल रहा था। लेक्चर शुरू हुआ था, मगर जूनी का दिल व दिमाग कहीं और ही अटका सा था। मुसलसल उंगलियां मरोड़ते हुए वो आंखें फेर फेर कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। दिल था जो मना कर रहा था और दिमाग बार बार कह रहा था कर डालो। आगा परसों वाली और ब्लैक फाइल कहाँ है? जल्दी से आंखों को बाजू के कप से साफ करते हुए वो हाथ में थामी फोटोज
तकिए तले दबाते हुए पीछे मुड़कर मुस्कुराए। शहंशाह साहब ने संजीदगी से इनकी सुर्ख आंखों को देखा और फिर एक तायराना नजर से तकिए को देखा जो इस पर हाथ रखते हुए उठ रहे थे। बाबा साहब, वो फाइल ये है, आप किसी और को भेज देते, आपने क्यों जहमत की? बेड के पास पड़े साइड बॉक्स से ब्लैक फाइल उठाते हुए वो चलते हुए शहंशाह साहब की तरफ बढ़ाने लगे। फाइल को लेते हुए वो बेड की जानी बढ़े, जबकि आगा साहब अपनी जगह पर मनजमित हो चुके थे। तकिए के नीचे से फोटो निकालकर वो देखकर सर निगाह आगा साहब पर डालते हुए इनके सामने रुके और शर्मिंदगी से नजरें झुकाए सर गिरा गए खड़े थे। कौन है ये आगा? फोटो इनके चेहरे के सामने लहराते हुए शहंशाह साहब ने करत लहजे में पूछा। मेरी बच्ची थी। शहंशाह साहब का जहन शल होता हुआ महसूस हुआ। वो खाली सी नजर आगा साहब को देखते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के किनारे पर ना संभलते हुए बैठे थे। मैं बहुत पहले बता देना चाहता था बाबा साहिब, मैंने दूसरी शादी की थी। मैं कभी भी कसा से शादी नहीं करना चाहता था। आपके फैसलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, सच बोलने की ताकत नहीं थी। झूठ बोलता तो खुद से नजरें ना मिला पाता, इसीलिए सब दिल में दफना दिया। शहंशाह साहब ने लजरते हुए हाथ के साथ आगा साहब को पास बैठने का इशारा किया। वो कुछ बोलने की कैफियत में नहीं थे। आगा साहब सर झुकाए शहंशाह साहब के करीब बैठे थे। ढेरों शर्मिंदगी ने इन्हें आन घिरा था। अब कहाँ है वो? आगा साहब को सर में दर्द की ठीस उठती महसूस हुई। शहंशाह साहब के सवाल पर, बताओ आगा, कौन थी वो? इस वक्त कहाँ है? ये बच्ची कहाँ है? मैंने लावारिस छोड़ दिया। चटाक। शहंशाह साहब ने एक जोरदार थप्पड़ आगा साहब के चेहरे पर रसीद किया और सुर्ख आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी। मगर ढेरों शर्मिंदगी, अफसोस और बेइंतहा करब आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने के करबाज बना। मैं क्या करता बाबा साहब, आपके फैसलों पर हमेशा झुकना पड़ा साहिल को भी, मगर अफसोस वो ताब न लाते हुए आखिरकार थक कर दुनिया से कूच कर गया। उसके बाद मुझे फिर मुनव्वर को क्या करता? मैं आप पहले ही रिश्ता तय कर चुके थे। एक बार भी हमसे नहीं पूछा गया। हमें तब क्या बताया गया जब अगले निकाह होने के करीब था? इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके सामने अपनी बात रख सकता। उसकी माँ इसे जन्म देते हुए दुनिया से रुखसत हुई और मैं क्या करता? इस मासूम लड़की का क्या कसूर था जिसे तुमने लावारिस छोड़ दिया? घटिया शख्स! मेरा बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, घिन आ रही है तुमसे। इस बच्ची के इस दुनिया में आने की वजह तुम थे, फिर कैसे लावारिस छोड़ दिया उसे? शहंशाह साहब आगा का गिरबान पकड़ते हुए कर्जदार आवाज में बोले और वो शर्मिंदगी से बस सर झुका गए। वो जिंदा भी है या नहीं जानते हो तुम? बस करे बाबा साई, मुझे सब सच बोलने पर मजबूर मत करे। आपने साहिल को पसंद की शादी करने पर इस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं क्या करता बताइए? इस 3 साल की बच्ची को मैंने यतीम खाने में छोड़ दिया, ये कहकर कि इसका कोई वारिस नहीं। कुछ साल बाद जब मैं वहाँ उसे देखने गया, वो वहाँ नहीं थी। इनका कहना था वहाँ से कहीं चली गई है। क्या बचा मेरे पास? सिर्फ तलक की यादें, शर्मिंदगी, अफसोस। मेरे इस फैसले की सबसे बड़ी वजह आप है, आप खुद। शहंशाह साहब को आगा साहब से ये उम्मीद नहीं थी। वो इतना बोल गए थे। इनका गिरबान छोड़ते हुए वो सदमे से निढाल पीछे हटते चले गए थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। माफ़ कर दे बाबा साहब, मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपके सामने, आगा साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मगर शहंशाह साहब धीरे से सर को खम देते हुए कमरे से बाहर निकल गए। आगा साहब ने नीचे गिरी हुई इस मासूम सी बच्ची की फ़ोटो उठाकर सीने से लगाई थी। फ्लैश को लैपटॉप से निकालते हुए उसने दूसरी फ्लैश लगाई थी जो बिल्कुल खाली थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद सब चेक किया था, पूरा रिकॉर्ड था इनमें। संजीत किसी लैपटॉप को चेक करते हुए वो खुद कलाम हुआ था। इसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। वो बगैर नंबर दे के कॉल कनेक्ट करते हुए फ़ोन कान से लगाते हुए लैपटॉप चेक करने लगा। क्या हुआ एजेंट? फ्लैश खाली है, वो भारी आवाज़ में कह गए। लफ्ज़ों पर ठिठका। कौन हो तुम? चाचा, मॉल में तुम किसी से टकराए थे, याद आया? मरजान ने दिमाग पर जोर डाला था जब वो मॉल में किसी से टकराया था जिस पर उसका फ़ोन नीचे गिरा था। नीचे से उसके किसी ने फ़ोन उठाकर दिया था। हाँ याद आया, तभी तुम्हारी पॉकेट से फ्लैश निकाल कर पलक झपकते ही चेंज कर ली थी। यू नो वॉट, मैं एक्सपर्ट हूँ। वो अपनी नादानी पर आंखें मीच कर सरदाम भर गया था। अभी से डिसअपॉइंट हो गए एजेंट? तुम्हारे जर्नल को तो बड़ा नाज है तुम पर। अभी तो आमना सामना होगा, अभी से सिसक रहे हो, बाद में क्या होगा? तंजिया कहका लगाते हुए वो चेयर पर घूमते हुए बोला। तुम जानते हो मैं इस कॉल से तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ। बहुत बड़ी गलती की है तुमने डायरेक्ट कॉल करके, मरजान ने सपाट लहजे में कहा, जिस पर वो फलक शगाफ कहका लगाते हुए हंस दिया था। तुमसे 4 कदम आगे चलता हूँ, नंबर देखो, और अगर तुम में इतनी हिम्मत है, तुम वाकई मुझे ट्रेस कर सकते हो तो करो, फौरन से करो। मैं कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं करूँगा। जल्दी जल्दी करो छुटे। मरजान का खून खौल उठा था। वो लैपटॉप पर फ़ोन से नंबर देखते हुए कुछ टाइप करने लगा, जबकि स्क्रीन पर लिखा लफ्ज़ एरर देखकर वो चौंका था। क्या हुआ?
विजिबल नहीं नंबर है? क्या ये तो नंबर ही नहीं है। हाँ हाँ, मामूली हैकर समझ रहे हो? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? हिम्मत है तो अपना नाम, हाँ लिखो लिखो मेरा पूरा नाम, लॉसिफर #302। बकवास बंद करो, कोड नेम नहीं अपना असल नाम बताओ। मरजान ने लैपटॉप को सख्ती से बंद करते हुए जबड़े भींचकर धीमे लहजे में कहा, तुम्हारा सो कॉल्ड सेक्रेटरी आता ही होगा, मेरा नाम भी देख लेना, इससे पूछ लेना। कॉल कनेक्ट ही है मेरा, पैगाम सुन लो। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ तुझे, पूरे 5 मिनट है तेरे पास, जितने हाथ पैर चलाने हैं हिला ले। पहला तेरा ग्रेड टॉप बिजनेस लिस्ट से डी ग्रेड में करूँगा, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में। इसके बाद तुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बिलक बिलक कर रोएगा तू, फिर तू कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, फिर तू फड़फड़ाते हुए फड़फड़ाएगा, रोएगा तो उसे एक एक चीज़ छीन लूंगा। जिस तरह तेरे इस सो कॉल्ड सिद्दीकी को मारा है, तेरा एक एक साथी मरेगा और आखिर में तू और तेरी तन्हाई। मरजान ने मुठियां भींची। सर, वो दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए सेक्रेटरी को देखकर चौंका था जो हाँफ रहा था। सर, हमारी कंपनी रिसेंटली वर्ल्ड टॉप बिजनेस रैंकिंग से पहले से 5वें नंबर पर आ गई है, आपका रैंकिंग डाउन हो चुका है। लैपटॉप मरजान की तरफ बढ़ाते हुए सेक्रेटरी ने डरते हुए कहा। वो सर हाथों के साथ इस लैपटॉप को लेकर देखते हुए चेक करने लगा जिस पर इसका नाम टॉप बिजनेस में रैंकिंग से निकल चुका था। वो सर हवा के सुपुर्द करते हुए पेशानी को हाथ से मसलने लगा। सर, ये है नंबर 1 पर, रूस के नंबर 1 बिजनेसमैन, अब तक के रिकॉर्ड होल्डर है। यूजर नेम मिस्टर शाहवीर हैदर शहराजी। वो सेक्रेटरी से एक बार फिर लैपटॉप लेते हुए उसकी प्रोफाइल देखकर चौंका था। अब मुकाबले में मज़ा आएगा। डी ग्रेड तो तुम हो चुके हो, आगे आगे देखो क्या होता है। हैकिंग की क्लास लेनी हो तो मेरे पास आ जाना, मुफ्त में सिखा दूंगा। दबी मुस्कुराहट के साथ कहकर वो मरजान के तन बदन में आग लगा चुका था। वो फ़ोन कान से हटाते हुए सुर्ख होते चेहरे के साथ उठा था। सेक्रेटरी पीछे हटा था। वो फ़ोन कराते हुए दीवार में मार चुका था। सेक्रेटरी ने कान पर हाथ रखते हुए आंखें भींची थी। साले बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। जी अम्मी बोलिए। काशमाला बेगम के साथ बैठते हुए उसे शहरी लहजे में मुखातिब किया था। वो फौरन इसे मुस्कुराती हुई उनके करीब आकर बैठ गई थी। बेटा, वो जुनैरा और हिरब की निकाह में तुम कुलसुम से मिली थी ना? आपका मतलब है खाला जान से? जी हाँ, मैं मिली थी। साले ने मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिलाकर जवाब दिया था, जबकि इसके जवाब पर काशमाला बेगम के लबों पर मुस्कुराहट फैली। बेटा, वो इनका बेटा है ना, हमजा? साले ने उसका नाम सुनते ही काशमाला बेगम को हल्का सा घुरा था, जिस पर वो मुस्कुरा दी। बेटा, इन्हें तुम बहुत पसंद आई हो। कुलसुम ने तुम्हारा फोटो भी बना लिया है, बाद में मुझे भेजा और कह रही थी तुम बहुत प्यारी बच्ची हो और हमजा के लिए तुम्हें मांगना चाह रही थी। साले के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, उसकी आंखों में उदासी फैलती गई थी। मगर हमें अभी शादी नहीं करनी अम्मी जान। बेटा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और वैसे भी एक एक ना एक दिन तो होनी है। मैंने कुलसुम को आज लंच पर बुलाया है, हमजा भी आएगा, तुम दोनों मिल लो तो आपस में एक दूसरे को जान लोगे, फिर मुझे बता देना, ठीक है? काशमाला बेगम ने साले को गले लगाते हुए कहा, जबकि वो तो खामोशी से ही हो गई थी। जी। लब भींचती हुई वो सर को हिलाते हुए बस इतना ही बोल गई थी। कितनी देर लगा दी नौकर हो, मैं तुम्हारे पीछे आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। घड़ी पर नजर डालते हुए वो उसे बेनियाजी से कुर्सी पर बैठता देख तिनक कर पड़ी थी। माजरत ख्वाऊं, माफ़ी नहीं मिल सकती डियर। जस्ट डोंट कॉल मी डियर। बताओ, वो लाए हो? वो आईब्रो उठाते हुए उसके पास देखकर पूछा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसा। ये लो, तुम्हारी वजह से मैंने केमिस्ट्री लैब से चोरी की है, अच्छे से जानती हो ये पॉइजन है, इसे कोई किसी को नहीं देता। वो जल्दी से शीशे लेते हुए पर्स में एडजस्ट कर चुकी थी। ये लो तुम्हारे पैसे, अब मेरे सामने मत आना। परसों से ओहो पर्स से पैसों का उसके सामने निकाल कर डालते हुए वो जल्दी से सर पर्स कंधे पर रखते हुए उठी और जल्दी से उसका हाथ पकड़ चुका था। पैसों की बात किसने की? मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या बदतमीजी, हाथ छोड़ो मेरा। वो गुस्से से दांत पीसती हुई बोली थी, साथ ही कलाई को झटका था। एक डेट पर, डेट लिखा हुआ है, डेट होगा ये। एक डेट पर चलो मेरे साथ, वो उठते हुए बेशर्मी से बोला था, जिस पर वो बगैर सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ चुकी थी। कैफेटेरिया में बैठे सभी स्टूडेंट्स ने हैरत और ताजुब की नज़रों से इन दोनों को देखा था। कहाँ थे तुम पिछले कुछ दिनों से? वो एक बाइट लगा
एप्पल हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराया था। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं लूसीफर, मुझे डेक्टिक करना बंद करो। बूढ़े आदमी, पैर तो कब्र में ही है पूरा, मैं ना पहुंचा दूं। वो सेब का दूसरा बाइट लेते हुए सुलगते हुए लहजे में बोला, जिस पर सामने खड़ा हुआ शख्स सर को खम देता हुआ एलसीडी को ऑन कर चुका था। ब्रेकिंग न्यूज़, इंडियन बिजनेसमैन मिस्टर रॉय की लाश सड़क पर मिली है। पोस्टमार्टम के लिए लाश सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और केस साइन करने वाली है। डीएसपी का कहना है कि इनके सीने पर गोली चलाई गई है। बेचारा बुड्ढा, इसके एहसास से आरी लहजे पर वह एलसीडी नफरत से बंद करते हुए इसके सामने खड़े हुआ था। वॉट नाउ? वो सेब को प्लेट में रखते हुए सर्द नजरों से उसे देखते हुए मासूमियत से कंधा उचका चुका था। ये तुमने किया है? क्या मैंने किया है? इतना बड़ा एजाज? वो सदमे से दिल पर हाथ रखते हुए नीली आंखों को घुमा गया था। तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? पहले भी तुम 615 बंदे मार चुके हो, किसी को भनक भी नहीं पड़ लगी। क्यों मारा इसे बताओ? मिस्टर रिचर्ड, ईलो ग्रोथ, रिलैक्स, बीपी लो हो जाएगा। सोफे से उठते हुए वो मुस्कुराकर सामने खड़े शख्स का ब्राउन कोट ठीक करते हुए उसे तपा चुका था। मैं बताता हूँ इसने क्यों मारा रॉय को। वो उकताहट के साथ आंखें घुमाते हुए हॉल से अंदर दाखिल होते हुए मिस्टर कपूर को देखकर पीछे हटा। इसने किसी लड़की से के साथ निकाह कर लिया है और इसे घर ले आया है। जब रॉय ने मना किया तो इसने इसे जान से ही मार डाला। मिस्टर कपूर को तीखी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा दिया था। क्या तुमने निकाह कर लिया? वो सदमे से आंखें फैलाते हुए इसे डेड को देखकर हैरत से बोले, जिस पर वो संजीदगी से कंधे उचका गया था। तुमने निकाह कर लिया? तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ कर लिया, वो बात काटते हुए लापरवाही से बोला, जबकि इसकी बात सुनकर जैसे उस शख्स को 440 का वॉलेट का झटका लगा था। किससे? अपनी तकलीफ बताओ मुझे। नहीं याद मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो जिसमें मैंने कहा हो कि मैं निकाह भी तुम्हारी इजाज़त से करूँगा। निकाह की ज़रूरत ही क्या थी तुम्हें? इस लड़की, वो पिस्तौल पॉकेट से निकालते हुए लपक कर इस शख्स को गर्दन से दबोचते हुए सोफे पर गिराकर इस पर झुका। मिस्टर कपूर खौफ से चंद कदमे पीछे हटे। इसके बारे में कोई भी बकवास नहीं, अंडरस्टैंड? और ऐसी बकवास तो बिल्कुल नहीं, उम्र का लिहाज भी नहीं करूँगा। कहा था, मेरा दिमाग घूमते हुए एक सेकंड नहीं लगता। अपने बच्चे कुचे दिन तो सुकून से जी लो, क्यों मरना चाहते हो? मुझसे और काम हो रहा है ना तुम्हारा? क्यों मेरे मामलात में मदाखलत कर रहे हो? पिस्तौल को उसकी ठोड़ी पर रखते हुए वो एक एक लफ्ज चबाकर कांटदार लहजे में बोला, एक मामूली सी लड़की के लिए तुम मुझे मार दोगे? तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, तुम्हें अपना नाम दिया, वरना सड़क पर सड़ रहे होते तुम। वो शख्स उसके इस कदर सख्त लहजे पर तमस्कराना लहजे में इस पर वार कर चुका था। वो आंखें बंद करते हुए लंबा सांस हवा के सुपुर्द करता हुआ अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर कपूर ने इसकी टाइट ब्लैक शर्ट के नीचे तने हुए असबाब देखे थे। इसके बाजू के मसल्स टाइट हुए थे, जिसकी वजह से उसकी शर्ट बाजू से चिपक गई थी। तुम ये भी जानते हो तुम आज कुछ हो मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम एक आदमी सैकड़ों पर भारी पड़ सकते हो। मैंने तुम्हें बनाया है वो जो पूरी दुनिया में ढूंढते भी नहीं मिलेगा। बचपन से लेकर अब तक पूरे 10 साल लगे मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग पर। तुम पर कितना पैसा लगाया है जानते हो? तुम इंसान होकर भी इंसान नहीं हो। एक आम आदमी ऐसा कभी नहीं हो सकता जितनी ताकत तुम में भरी गई है। मिस्टर कपूर की जबान तालों से चिपक गई थी। वह हैरत से इन दोनों की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहे थे। वो पिस्टल पैंट की पॉकेट में रखता हुआ पीछे हटा था। मिस्टर रिचर्ड एल्गुरात ने उठते हुए कोट ठीक किया। वो सर्द नज़रों से उसे देखकर इसी आलीशान कमरे से वॉकआउट कर चुका था। क्या मतलब था तुम्हारा? आखिर ऐसा क्या कहानी है कि ये पहलू तो मैं जानता ही नहीं था। कौन है ये और क्या कहानी है इसकी? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर रिचर्ड मुस्कुराते हुए टेबल पर पड़ी वाइन का ग्लास उठाते हुए मिस्टर कपूर को अपने साथ चलने का तासीर देते हुए एक और कमरे की जानिब बढ़ गए थे। मिस्टर कपूर इनके पीछे दूसरे कमरे में दाखिल हुए थे। वो लॉक में चाबी घुमाते हुए दरवाज़ा बंद करके अंदर पड़े ऑफ वाइट लग्जरी वेलवेट के सोफे पर बरजुमान हुए थे। मिस्टर कपूर भी उनके साथ बैठे थे। यह 10 साल पहले की बात है। मैं इस वक्त रूस में मुकीम था। मैंने एक सॉफ्टवेयर एजेंसी का हेड था। तब हमारा मकसद इसे शॉप माइंडर्स को ढूंढना था जो मुस्तकबिल हमारे काम आ सके। शार्प माइंड होगा ये। शार्प माइंड्स को ढूंढना था जो मुस्तकबिल में हमारे काम आ सके। ड्रग्स स्मगलिंग, लड़कियां स्मगल करना, टारगेट क्लीनिंग, एक गर्ल
वेपन सप्लाई करना, हम ब्लास्ट करके किसी भी कंट्री में खौफ और हर्षा फैलाकर इसकी गवर्नमेंट से अपने मादे पर अमल दर अमल करवाना, बैंक रॉबरी, डेटा चोरी कराना और इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना ही हमारा टारगेट था। हमारी एजेंसी के साथ चंद और मुल्कों की सीक्रेट एजेंसियां भी काम कर रही थी, जिसे भारत की एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को दबाव में रखना, इनकी माशरती ग्रोथ को रोकना हमारा मकसद था। हम लार्ज स्केल पर खौफ व हसास फैलाते थे। हुकूमत दबाव में आकर वो सब कर देती थी जो हम चाहते थे। और इस बार मैंने बिजनेस के सिलसिले में कुछ ऐसे ही शार्प माइंड्स को ढूंढने की गर्ज से वेबसाइट पर कुछ कोडिंग इमर्जेंस अपलोड कर रहा था। हमारी वेबसाइट एक इंटरनेशनल वेबसाइट थी जिस पर कुछ ऐसी गोटिंग पजल गेम्स अपलोड की जाती थी जो शार्प माइंड बच्चे बड़े शौक से खेलते थे। इनका रिजल्ट मॉनिटर किया जाता था, जिस बात से वो अनजान थे। इस रिजल्ट के जरिए इनकी यूज़ आईडी हमारे ऑफिस में स्टिक्स की सूरत में आती। हमारा एक स्टाफ इन यूज़ आईडी के ज़रिए इन बच्चों की डिटेल्स निकालता और वहाँ से एक लिस्ट बनाई जाती। इन बच्चों की जो मुस्तकबिल हमारे स्क्वाड को ज्वाइन करने की सलाहियत रखते हो। तो फिर क्या हुआ? इस बात का लॉसिफर से क्या ताल्लुक़ है? मिस्टर कपूर ने दाढ़ी खुजाई थी। वहाँ मुझे लॉसिफर मिला था, एक डिसेबल बच्चा, मगर माइंड इतना शार्प कि मेरे दिए पजल गेम को ना सिर्फ कुछ ही सेकंड में मुकम्मल कर लिया, बल्कि मेरी ही वेबसाइट को सिर्फ 18 साल की उम्र में हैक कर लिया। मिस्टर कपूर जो जूस का एक एक घूंट सुकून से गले में उंडेल रहे थे, अचानक कुछ हुआ करते हुए ग्लास का जूस अपने ऊपर उंडेल चुके थे। शॉकिंग, राइट? मैं भी चौंका था। वो एक लावारिस बच्चा था, अफसोस किसी सरकारी आम से स्कूल में पढ़ता था। इस वक्त वो ICS कर रहा था और सबसे बड़ा ख़ास बात यह थी कि वो चल नहीं सकता था, वो डिसेबल था। मगर इसका माइंड, इसकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो मेरी वेबसाइट को हैक कर चुका था। मैं पाकिस्तान गया, लेकिन फिंडर्स डोनेशन की नीयत से वहाँ मुझे लॉसिफर मिला और खुश किस्मती से वो एक बहुत ही अजीब वो जहनियत का मालिक था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात थी। मुझे 1 मिनट लगा इसका माइंड वॉश करने में। वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता था, वो अकेला बैठा रहता था। इसके हाथ में हमेशा एक कंप्यूटर होता और हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता। मैं इसे स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पाकिस्तान से रूस लाने में कामयाब हुआ। यहाँ मैंने इस पर दुनिया के बेहतरीन 100 के करीब कोडिंग टीचर्स लगाए दिए थे। ना सिर्फ इसे डिजिटल वर्ल्ड का बादशाह बना दिया, बल्कि इसे फिजिकली इस काबिल बना दिया कि वो चल पाए। क्राव मैगा, MMA, फ्लिपोनी, मेटेरियल आर्ट्स, मियो थाई, BJJ जैसी मुश्किल मार्शल आर्ट्स टेक्निक सिखाई, जिनमें अब वो मास्टर कर चुका है। वो अकेला सैकड़ों पे भारी है और पिछले 10 सालों में इसे काबिल हो चुका है कि अकेला 100 के बराबर है। मेरे बाद वो मुझसे बेहतर मेरा बिजनेस आगे चलाएगा। इस वक्त दुनिया लॉसिफर के नाम से थर थर काँपती है। वो दुनिया का सबसे शार्प इंटरनेशनल माफिया लीडर है। आपने सांप को दूध पिलाया है मिस्टर इलोग्रॉथ? मुझे डर है वो वापस आपको ही ना डस ले, मिस्टर कपूर ने मरूब लहजे में कहा, जिस पर मिस्टर इलोग्रॉथ उल्टा उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा गए। पहले से कोई कमज़ोरी नहीं थी कपूर, मगर अब तो है ना। अब वो लड़की उसकी कमज़ोरी बन चुकी है, समझ रहे हो? एक बेस्ट की ज़िंदगी में एक ब्यूटी आ चुकी है। हाँ, अमेजिंग, राइट? अगर लूसीफर ने मेरे साथ गद्दारी की कोशिश भी की, वो लड़की जान से हाथ धो बैठेगी। मिस्टर कपूर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। नजम, ओए नजम, उठ चल। वो ब्लैंकेट मुंह से हटाते हुए आंखें मसलते हुए उठ बैठा। क्या हुआ भाई? इतनी रात को क्या मुसीबत आन पड़ी जो आप मुझे जगा रहे हैं? सामने खड़े दायम से हैरत से सवाल करते हुए से घूर गया। चलो मेरे साथ, ज़रूरी काम है तुमसे। उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बेड से उतार कर साथ घसीटता हुआ वो बोला। मगर कहाँ? नजम ने सर खुजाते हुए कहा। मरजान भाई ने बुलाया है। दायम का जवाब सुनकर नजम की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआ करता हुआ इसके साथ चल दिया। बैठो यहाँ। मरजान इसे कमरे में आते देख काउच की तरफ इशारा किया। वो उंगली मरोड़ते हुए घबरा कर उसके सामने बैठा। हीरब दरवाज़ा बंद करते हुए आकर मरजान की दाएं जानिब रखे सिंगल सोफे पे बैठा। मेरा एक काम करोगे? मरजान ने इसे संजीदगी से देखते हुए इफ्तिसार किया, जिस पर वो बगैर सोचे घबराहट के साथ
हाँ, मैं सर हिला गया। तुम्हें 1 हफ्ते तक इस घर में किसी पर नज़र रखनी है। किस पर नज़र रखनी है? हीरब भाई, और आखिर क्यों? वो हीरब की बात काटते हुए गड़बड़ा कर बोला, पहले पूरी बात सुन लो अक्ल के दुश्मन। ये पकड़, आज से तू नजम नहीं नजमा बाई है। नजमा बाई है क्या? सफ़ेद साड़ी जो दायम ने इसकी गोद में गिराई थी, वो सदमे से पकड़ते हुए उठकर आंखें फैलाते हुए बोला। दायम ने निचला होठ दबाकर मुस्कुराहट का गला घोटा। वो सही कह रहा है, हम घर में बता देंगे। नजम अपने दोस्त की शादी में गया है। किचन अंकल मनव्वर के रूम के बिल्कुल सामने है, इसीलिए नज़र रखने में आसानी होगी। और अगर तू अपने कैरेक्टर से बाहर निकला भाई, तुझे दुनिया से निकाल देंगे। हीरब ने बेनियाजी से इसे मरजान के इरादों से आगाह किया, जिस पर वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर रह गया। और तुम्हें कुछ और काम करना है जो वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे, दायम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं ही क्यों? वो मासूमियत से इन तीनों को देखते हुए बोला, क्योंकि तुझे बहुत शौक है लड़की बनने का। दायम ने नफासत से उसके कारनामे याद दिलाए जो अलीज़े और दायम की शादी पर इसने किए थे, जिसे जहन में लाकर वो गफी से दांत पीस कर रह गया था। लेकिन मैं अपने ही डैड पर नज़र क्यों रखूं? क्या किया है उन्होंने? उसकी बात पर दायम और हीरब ने मरजान की जानिब देखा, जो संजीदगी से उसे देख रहा था, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ना तुम्हारे लिए बेहतर है और ना ही इस मुल्क के लिए। मरजान की बात सुनकर वो शिद्दत सा रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था। एक तरफ मरजान था, दूसरी तरफ इसका अपना सगा बाप। इसके ढेरों कशमकश ने आन घेरा। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं वो? मुझे पूरी बात बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। दायम ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, जबकि मरजान ने उसके खामोश रहने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो इसे एक एक बात से आगाह कर चुका था। आई कांट बिलीव दिस। डैड ऐसा कर सकते हैं क्या? वो वाकई ऐसी सरगर्मियों में मलवस है। मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आप प्लीज़, सबको, डैड को कुछ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता। मतलब वो वाकई में ये सब कर रहे हैं या इन्हें अभी हमारे सबूत नहीं है ना? हीरब ने संजीदा नज़र मरजान पर डाली। वो सरस बात में हिलाते हुए इन्हें मुतमईन कर चुका था। अल्लाह, जो मैंने आज किया है ना, इसके बाद मरजान मुझे छोड़ेंगे नहीं। नाखून चबाते हुए वो कमरे के चक्कर लगाने में मसरूफ थी। दुपट्टे का कोना हाथों में मरोड़ते हुए वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो दिन को याद किए हुए कारनामे के बारे में सोच रही थी। आज उसने चाय गिराई थी इसके हाथ पर और बगैर कुछ बोले बस उठकर चला गया था। इसके बाद से वो घर नहीं आया था। वो रूम में तो बिल्कुल नहीं, कोई काम ठीक से नहीं होता था। कसम खा रखी है तुमने, मुझे हर जगह शर्मिंदा करवाएगी। मिरर में अपना अक्स देखते हुए वो खुद पर बरसी थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और जल्दी से मिरर के सामने पड़ी चीज़ें टटोलने लगी, जिसे कुछ ढूंढ रही हो। वो संजीदगी से अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए बेड के करीब आकर रुका। एक बार भी उसकी जानिब ना देखा। ये उठाकर मेरे रूम से चली जाइए। बेड से उसका तकिया उठाकर उसकी जानिब फेंक कर मस्तूई गुस्से से बोला। वो अपने पैरों से गिरते तकिए को उठाती हुई इसे खा जाने वाली नज़रों से देखकर मुंह फेर गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो शर्ट के बाजू कोहनी तक फोल्ड करते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। ज़ारा ने गर्दन घुमाकर दरवाजे पर खड़ी किसी औरत को देखा जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। साहब, आपकी कॉफ़ी, नजम ने हल्की नस्वानी आवाज़ में कहते हुए उसकी जानिब कब बढ़ाया, जिस पर मुस्कुराहट दबाए ले चुका था। यकीनन इसे हिरब ने सारी कंपनी दी थी जो कुछ इसे करना था। तुम कौन हो? वो दरवाजे पर नाजिल होते हुए कमर पर हाथ रखते हुए रौब से पूछने लगी। मरजान ने हंसी छुपाने के लिए कप का कॉफ़ी सिप लिया। ये नई मेड है और मैंने हायर किया है, अभी से घर में यही रहेगी। मरजान ने सपाट लहजे में उसे बताया। ज़ारा ने इसे गौर से देखा। वो चेहरे पर पल्लू डालते हुए वहां से हवा हो गया था। अजीब, मरजान ने इसे हायर क्यों किया? वो दिल में सोचते हुए खुद से बोली थी। तब इसके जहन में अचानक झमाका हुआ। 1 मिनट, आप हमें रूम से क्यों निकालना चाहते हैं? क्या आपको पता था ये मैड आने वाली है? वो आईब्रो उठाते हुए सवालिया लहजे में बोली। इसके सवाल पर मरजान, जो बेनियाजी से कॉफ़ी का सिप भरने वाला था, अछूआ करते हुए उसे देखने लगा। मैं सफाई देना ज़रूरी नहीं समझता, वो बड़े तजुर्बे के साथ हंसी दबाते हुए बोला। ज़ारा ने उसे तीखी नज़रों से घूरा। वो लापरवाही से कप साइड पर रखते हुए लेट गया। ज़ारा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। वो मजीद मुस्कुराहट ना छुपा सका, इसीलिए करवट बदलते हुए मुंह पर हाथ रख कर हंसी का गला घोटा। ज़ारा ने बर्दाश्त का कड़वा घुट भर कर तकिया सोफे पर रखा और लेट गई।
मैम सर आ गए हैं, वो अपने कमरे में है, मैड बता कर चली गई थी। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी। उसके आने की इत्तला सुनकर वो बेहद खुश हुई थी। वो पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया था और इसके लिए परेशान हो रही थी। अब आकर इसे मैड ने इत्तला दी थी कि वो घर आ चुका है, लेकिन इसके पास पहले ना आने का गुस्सा भी इसके नन्हे जहन में चिंगारियां उड़ा रहा था। बारीक होठों को सख्ती से एक दूसरे में व्यस्त किए वो भारी कदम रखती हुई इसके कमरे में घुस आई थी। वो ब्लैक सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा संजीदगी से अपने गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल डिस्कस कर रहा था। जब वो तन फन करती अंदर दाखिल हुई, गार्ड सर झुकाए हुए कमरे से निकल गए थे। वो कमर पर दोनों हाथ जमाते हुए मुंह फुलाकर उसे घूरने लगी, जो मास्क के पीछे अपनी मुस्कुराहट को छुपा रहा था। उतारे इस मास्क को। देखी नजरों से देखते हुए वो अकड़ कर बोली, दरवाज़ा बंद करें, आइए। वो सीने पर हाथ बांधते हुए उसे हुक्म सादिर कर गया। वो मुंह फुलाते हुए दरवाजे को बंद करके इसके पास आई। उसके चेहरे पर मास्क हटाते हुए कुछ सेकंड इसके हसीन कुश को नज़रों से जांचा और फिर गफी से इसे सीने से लगाकर रो पड़ी। इसके रोने पर उसकी पेशानी पर लकीरों का एक जाल सा नुमाया हुआ। अशिक, डोंट क्राई। उसके कांपते हाथ को थाम कर इसे अपने हाथ में लिया। नरमी से अंगूठे से उसके हाथ की पुश्त को सहलाते हुए संजीदगी से कहा, हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए हैं। हमें बाबा की बहुत याद आ रही थी और आप भी नहीं थे, हम क्या करते। सब्ज आंखों से भीगी आंखों ने इसकी नीली आंखों से सवाल किया। एक पल के लिए वो इसकी आंखों के बहकावे में आ गया था। क्यों गए आप हमें छोड़कर? इसका हाथ हिलाते हुए इसने गफी से दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसकी नज़रों का भंवर से बाहर निकला। आइंदा नहीं होगा। वो मुस्कुराकर इसे मनाने की तैयारी करने लगा। अगर आप गए तो वो क्या पनिशमेंट देंगे हम आपको? डिसाइड योरसेल्फ। वो इसके बेहद करीब बेझिझक बैठते हुए आईब्रो उठाकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी। इसके अनाबी होठों पर बिखरे मुतबस्सम ने उसके पत्थर दिल को मोम कर डाला था। वो ना जाने क्यों परसुकून महसूस करता था इसके करीब और अपनी ज़ात तक भूल बैठता था। इतनी मासूमियत थी इस लड़की में। यकीन करती है आप मुझ पर? वही दिल फरेब नरम लहजा, वही धड़कन को रोक देने वाली भारी गंभीर आवाज़। अशीक का दिल तेजी से धड़का। वो मुस्कुराते हुए इसकी झील सी आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिला गई। इसके जवाब पर वो मबहम सा मुस्कुराया। अशीक के चेहरे पर हया की सुर्खी फैली। वो इसकी मुस्कुराहट पर शर्माते हुए नजरें झुका गई थी। कान के पीछे से कुछ आवारा बालों की लटों ने इसकी गुलाबी गालों को छुआ। वो इसकी गुलाबी होते गालों से हाथ से लट पीछे करते हुए थम सा गया। घनी पलकों ने झरझरी ली थी। इसके छोटे से दिल ने इसकी सर्द उंगलियों के छूने पर स्पीड पकड़ी थी। इसकी घबराहट देखते हुए वो मुस्कुराकर थोड़ी सी उसका हाथ चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके चेहरे पर झुका। वो सख्ती से आंखें मीच चुकी थी। शहरी। वो घबरा गई थी। इसकी छोटी सी नाक पर अपनी सुतवान नाक रखते हुए वो मबहम सा मुस्कुराया। इसकी इस हरकत पर वो पीछे हटते हुए जल्दी से उठकर कमरे से भाग गई थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब उछालता हुआ सोफे से पुश लगाते हुए आंखें मूंद गया था। दिमाग खराब करके रख दिया है। कैसा साइको था वो बेवकूफ़। एक थप्पड़ नहीं, इसे 100 थप्पड़ मारने चाहिए थे। जूनी फ़ोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए गुस्से से लाल होकर बड़बड़ाई। हिरब ने संजीदगी से उसके बड़बड़ाहट सुनी थी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या हम बाहर चले? मैं बोर हो रही हूँ। इसके बाद जैसे हिरब को हजम नहीं हुई थी, वो ब्लैंकेट हटाते हुए बेड के क्रॉन से पुश लगाते हुए इसे घूरने लगा। वो इसके साथ बाहर जाना चाहती थी। क्या वाकई? क्या चाहती हो तुम? वो उसको सोचते हुए बोला, क्या रेस्टोरेंट चल सकते हैं? वो मोबाइल साइड पर रखते हुए चहक पड़ी। हिरब ने इसके परजोश चेहरे को देखते हुए लब भीजे थे। चादर ले लो, मैं डैड को बता कर आता हूँ हम बाहर जा रहे हैं। इर्द गिर्द उफ तौबा। अदरवाइज वो हमें ना पाकर परेशान होंगे। मैं चादर नहीं पहनती ना, मुझे नहीं आदत है। मैं ऐसे ही जाऊंगी। वो एक छोटा सा स्कार्फ गले में डालते हुए कशीदगी से बोली। हिरब ने सर दाब भर के उसकी जानिब देखा। स्लीवलेस बैंक शर्ट के नीचे पिंक जीन्स कंधों तक आते, गोल्डन बाल खुले हुए थे। कोई मसला है? जूनी ने उसे खुद को घूरते हुए देखकर पूछा। नहीं, वो सपाट लहजे में कहते हुए रुक फिर गया। हिरब ने उठते हुए साइड दराज से कार की चाबी निकालते हुए कहा। चाबी उठाकर कोट पहनते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। जूनी जल्दी से अपने पर्स को टटोला, इसमें से एसिड की शीशी निकालते हुए अपनी जीन्स की पॉकेट में रख ली और कमरे से बाहर निकल गई।
ये एक अनजान जगह थी, चारों सिर्फ आबादी का कोई वो नामो निशान नहीं था। वीराने के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जो रात के इस पहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सुनसान अंधेरी रात में गैराज के शटल उठने की आवाज़ गूंजी और साथ ही भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में जंजीरों में जकड़े से वजूद ने कदमों की आहट पर खुद को समेटते हुए दीवार से लगाया। बॉस पिछले 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहा है और सख्त बुखार है, ना दवाई खा रहा है ना पानी पी रहा है। पास खड़े हुए दुबले पतले आदमी ने आने वाले को उसकी तफसील से आगाह किया। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तुझे मरना है हाँ? उसे बालों से नोचते हुए कराया, जिस पर वो वजूद सहम गया। डॉक्टर को फ़ोन करो, इसे कहो मुनव्वर ने बुलाया है, फ़ौरन यहाँ पहुँचो। वो इस वजूद के सामने घुटनों के बल बैठता है, वो जो वजूद सहमते हुए पीछे होता है। अरे मेरे से क्यों डर रहा है भाई? हूँ तेरा सहील, देख मुझे मेरे भाई हूँ तेरा। इसका चेहरा बालों से पकड़ कर ऊपर करते हुए वो मकरू कह कहा लगाते हुए बोला, मेरा बच्चा मरजान शाह। लड़खड़ाती भारी धीमी आवाज़ कमरे में गूंजी, बकवास बंद कर। कौन शाह? तेरा एक ही बेटा था बेवकूफ़। इन दिनों मैं तेरी अकल को भी दिमक चाट गई है। एक तो समझ नहीं आ रहा तुझे जैसा अधमरा आदमी साइन कैसे करेगा प्रॉपर्टी पेपर पर? हकारत भरे जिले लहजे में कहकर इसका चेहरा जबड़ों से पकड़ते हुए मुनव्वर साहब दहाड़े। वो घबरा कर पीछे होते हुए आंखें भींच गए थे। अगर मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत ना होती तो तुझे पहले ही मार चुका होता, मुनव्वर साहब जहर खुंद लहजे में कहते हुए उठे और गैराज से बाहर निकल आए। या अल्लाह, तू गफूर रहीम है, मेरी औलाद की हिफाजत फरमा। हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए वो बेबसी से लहजे में बोले, भाई उठिए भाई। मरजान ने धीरे से नींद से चूर आंखें वाकी। नजम साड़ी के पल्लों में मुंह छुपाए खड़ा इसे उठा रहा था। क्या चाहिए तुम्हें अब? तो सामने सोफे पर लेटी ज़ारा को देख नजम पर बरस पड़ा। भाई बाहर चलिए, कुछ बताना है। नजम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए धीमे लहजे में कहा। मरजान ने एक नज़र ज़ारा को देखा जो गहरी नींद में थी, पर जच होकर ब्लैंकेट हटाते हुए उठकर उसके पीछे चला गया। ज़ारा ने उसके जाते ही आंखें खोलकर इनको देखा। आज मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, गुस्से से आग बगोला होती उठकर दांत पीसते हुए बोली और फिर उनके पीछे चली गई। भाई डैड कहीं गए हैं इस वक्त? मरजान ने हैरानी से उसे देखा। हाँ मैंने खुद देखा था, वो इस वक्त कहीं जा रहे थे। नजम ने यकीन दुहानी कराई। कोई और साथ था या अकेले गए हैं? मरजान ने इस्तफसार किया। मैंने गौर नहीं किया, मगर घर से अकेले ही गए हैं। आधी रात को कौन घर से निकलता है यार? मुझे खुद अब डैड पर शक हो रहा है, नजम ने शक्की मिजाज में कहा। यहाँ से चलो, कोई देख लेगा भाई। नजम ने जल्दी से एक कदम बढ़ाया जिस पर इसका पैर साड़ी में आया। वो अल्लाह वो मरजान पर गिर पड़ा। इसकी वाइट शर्ट पर नजम के लिपस्टिक का निशान लगा था। ज़ारा ने दूर खड़े होकर इन दोनों को गार्डन में फूलों के बीच पे करीब देखा। इसके तन बदन में आग लग चुकी थी। शर्म नहीं आई आपको? वो चीखती हुई बोली थी, जबकि इसके अचानक से आवाज़ सुनकर वो दोनों अल्लाह, वो बेहद पास खड़े थे, तकरीबन उजले थे। साड़ी में छुपे नजम ने फौरन मुंह पर घूंघट डाला था, जबकि वो बड़ी संजीदगी से उसकी जानिब देख गया था, जिसके गाल सुर्ख पड़ गए थे गुस्से से। वो भी घर की नौकरानी इस बुड्ढी के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए शर्म ना आई आपको? वो सिसकती हुई उसको देख कर बोली, जबकि वो तकरीबन हैरत से उसकी बीवी वाली सोच पर मातम कर रहा था। कभी हमारे तो इतने पास नहीं आए आप जितना इस बुड्ढी के करीब खड़े थे। और ये क्या किया है? हाँ, उसकी वाइट शर्ट पर लगा हुआ लिपस्टिक का निशान देखकर वो सदमे से आंखें फैलाती हुई उसका गिरबान पकड़ने को तैयार थी। साहब, नजम बड़ी बेशर्मी के साथ जनाना आवाज़ निकालते हुए इसके सीने से सर लगाता हुआ सिसका था। दूर हटो बेहया औरत। इसे बाजू से पकड़ती हुई वो गुस्से से लाल होती हुई थी, जिस पर वो मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से नजम का हाथ पकड़ गया था। हम जो भी करें आपको क्या? आप जब मुझे शौहर ही नहीं मानती तो किस हक से आपको जताने आई है? वो सर्द नज़रों से उसे देखते हुए निहायत बेशर्मी से बोला था। नाना साहब से हम शिकायत करेंगे आपकी। वो आंखों से बहता आंसुओं का झरना साफ करती हुई सिसकियां भरती हुई बोली, धोखा देते शर्म नहीं आई? इस रात तक तो प्यार की बातें कर रहे थे और आज छी। माथा पीटते हुए वो बोली थी। नजम घूंघट के नीचे मुश्किल से अपनी हंसी रोके खड़ा था। नहीं रहेंगे आपके साथ, जा रहे हैं हम अपने नाना साहब के पास। वो आंसू बहाती हुई वहाँ से वॉकआउट कर गई थी, जबकि लफ्ज़ जाने पर वो जल्दी से नजम का हाथ छोड़ गया था। अरे भाई रुकिए तो, ये तो बता दे कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? नजम ने कह कहाँ लगाते हुए पूछा था, जिस पर वो एक ज़ोरदार चिपत इसके सर में लगाते हुए अपनी मासूम बीवी के पीछे गया था, जो बड़ी शिद्दत से आंसू बहाते हुए बैग में कपड़े भर रही थी। ज़ारा,
नॉट अ सिंगल वर्ड मिस्टर मर्जान काज़मी, बहुत हो गया। हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे। जालिम तो आप थे ही, मगर आज बेवफाई की सारी हदें पार कर दी आपने। वो गुस्से से बुलबुलाती हुई बैग पटकते हुए इसके सामने रुकी थी। वो सपाट नज़रों से उसके गुस्से से सुर्ख होती नाक देखकर मुस्कुराहट को रोक न सका। कहाँ जा रही है आप? वो गंभीर लहजे में बोला था। हम आपके साथ नहीं रहेंगे। रहे आप इस बुट्टी के साथ। इतनी मासूम खूबसूरत बीवी के होते हुए भी ऐसी हरकत करते आपको हया नहीं आई? वो आंखों को साफ करती हुई भराई आवाज़ में बोली थी। यानी आप मुझे शौहर मानती हैं? वो इसके कान के करीब सरगोशीना अंदाज में बोला, जिस पर वो लर्जर उठी थी। नहीं, आप जो करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसे दूर हटाई थी वो हलक तर्क करती हुई बेमरवती से लड़खड़ाते लफ्ज़ों में बोली। आई कैन एक्सप्लेन ऑफ यू वाइन, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं मैं कल ही नजमा बाई को इस रूम में ले आऊँगा। वो संजीदगी से पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला था। वो जाते हुए रुकी थी। इसकी बेपरवाही पर आज वो खुलकर जली भुनी हुई थी। एक मिनट, हम क्यों जाएं उधर से? गुस्से से बैग उसके सामने पटकती हुई वो मुंह बसोड़ते हुए बोली थी, जिस पर वो चौंका था। मैं नजमा बाई के पास चला जाऊं? वो बड़ी बेनियाजी से बोला था, जिस पर इसे और गुस्सा आया था। इसका हाथ पकड़ती हुई इसे चेयर पर बैठने का इशारा कर गई थी। वो बड़ी संजीदगी से चेयर पर बैठ गया था। बैग की जिप खोलकर इससे दो दुपट्टे निकालते हुए वो इसकी जानिब बढ़ी थी, जिस पर एक आईब्रो उठाते हुए इसे सवालिया नज़रों से दिख गया था। इसके हाथ चेयर्स की साइड पर रखते हुए तीखे नकोश से उसे घूरती हुई वो इसे चेयर से ही बांध रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदा लहजे में पूछ रहा था। खबरदार, जो आइंदा रात को उठकर आप इस कमरे से बाहर गए और अगर किसी दूसरी लड़की या किसी बुड्ढी की तरफ देखा तो हम आग के निकालेंगे आपकी। हुक्माना लहजे में कहती हुई वो तकरीबन हैरान कर गई थी। हेलो, मरजान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, जिस पर वो सुहाने ख्वाब की दुनिया से बाहर निकली और इसके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। कांच के बांध ही देते। वो दांत पीस कर कहती हुई बैग लेकर कमरे से वॉकआउट कर गई थी। बस एक दिन और माय ब्यूटी, इसके बाद आपकी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मरजान ने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए दिल फरेब लहजे में कहा। कार एक लग्जरी इटालियन रेस्टोरेंट के सामने रुकते हुए वो हिरब सीट बेल्ट हटाकर कार से बाहर निकला। जज्बात से आरी चेहरा था। इसके उतरते ही जूनी भी कार से बाहर आई थी। वो सपाट नज़रें रेस्टोरेंट पर जमाए उसके बराबर चल रहा था और वो बगैर परवाह किए इसके आगे चलने की सही कर रही थी। वेलकम सर। रेस्टोरेंट का मैनेजर हिरब को जानता था, क्योंकि वो अक्सर यहाँ आया करता था। इसीलिए आज भी खुद से इसे खुशामदीद कहकर वो खुद इसे अंदर लेकर गया था। मेन्यू जूनी के सामने रखते हुए फ़ोन उठाते हुए लापरवाही से स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा। आप प्लीज़ अभी 2 कप कॉफ़ी दिला दें। वेटर को ऑर्डर देते हुए जूनी ने हिरब की तरफ देखा, जो बेनियाजी से फ़ोन पर मसरूफ़ था। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। यहाँ देखो, छोड़ो इसे अभी। इसके हाथ से फ़ोन खींचकर टेबल पर रखते हुए वो बदतमीज़ी से बोली, मगर वो जब्त कर गया, जैसे वो हमेशा करता था। बोलिए। वही सर्द नज़रों से उसे देखते हुए टेबल पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात थी या 440 वॉट का झटका। हिरब ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखकर होंठ भींचे। इसे इस बात की कतई हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ मज़बूत सच रखते हुए इसके साथ यहाँ आया था, मगर वो अभी तक अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। हम दोनों जानते हैं कि हम खुश नहीं हैं। देखो, मेरी बात समझो। जूनी ने इसे अपनी तरफ मतवजा करते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा, जिस पर वो नज़रें झुकाते हुए हाथ पीछे हटा गया। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम मुझे तलाक दे दो प्लीज़, ताकि हम दोनों खुश रह सकें। ऐसा कुछ नहीं होगा और आइंदा इस बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करेगी। वो दो टोक लहजे में कहते हुए इसे चुप करवा चुका था। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। इसके अलावा मैं सोच रही थी शायद बात करने से सब ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, मैं गलत थी। तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। सोचते हुए इसने पॉकेट से एसिड की शीशी निकाली और मुट्ठी में भींच ली। वेटर कॉफ़ी टेबल पर रखकर जा चुका था। जूनी ने चोर नज़रों से हीरब को देखा, जो फ़ोन पर कुछ देख रहा था। जल्दी से एसिड की शीशी का ढक्कन खोलकर वो कुछ बूंदें इसके कप में टपका चुकी थी। न जाने ये करते हुए क्यों इसका हाथ कांपा था। ओके फाइन, जैसा तुम्हें सही लगे। कॉफ़ी ठंडी हो रही है। अपनी कॉफ़ी कप उठाते हुए जूनी ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। वो संजीदगी से उसे देखकर अपने कॉफ़ी का कप उठाते हुए कॉफ़ी का सिप ले चुका था। जूनी ने कॉफ़ी का घुट भरते हुए उसकी जानिब देखा और वो संजीदा लग रहा था।
माथे पर शक्लों का जाल सा था। वो कंधों पर बेहद बोझ सा महसूस हुआ। लंबा सांस हवा के सुपुर्द करते हुए वो कॉफ़ी का कप टेबल पर रखकर पानी का ग्लास उठा चुका था, मगर इससे पहले वो पानी का एक घूंट भी भरता, वो बुरी तरह खांसते हुए पानी का ग्लास नीचे गिरा चुका था। हिरब, जोनी के हाथ से फ़ोन छूट चुका था। वो जल्दी से उसकी चेयर की तरफ भागी। वो सर झटकता हुआ वहाँ से उठा। आसपास से कुछ लोग इनकी जानिब मतवज्जा हुए थे। हिरब का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। रुको, जूनी ने इसे रोकना चाहा, मगर वो बगैर इसकी बात सुने टेबल से इसे नैपकिन उठाकर वहां से वॉकआउट कर गया। मगर जूनी ने बखूबी वाइट टिश्यू पर खून के दाग देखे थे। ये मैंने क्या कर दिया? अगर इसे सच में कुछ हो गया तो नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? वो मेरा कज़न है, मैंने क्या कर दिया? शर्मिंदगी से नज़रें झुकाते हुए उसे पेशानी पर अजराबी कैफियत में हाथ फेरते हुए सोचा। नज़रें पास की टेबल पर पड़ी जहाँ बैठा एक लड़का इसे ही देख रहा था। वो नज़रें झुकाते हुए फ़ोन पर मसरूफ़ हुई। पता नहीं हिरब कैसा होगा। मैंने ये क्या कर दिया? अल्लाह पाक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मगर मेरा ऐसा मकसद इसे मारना नहीं था। मैं सिर्फ इसे दूर होना चाहती थी। वह दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआ के साथ अपने रब से माफ़ी मांगने लगी। यू वॉन्ट माइंड माई कंपनी विल यू? वो मोबाइल से नज़रें हटाते हुए सरसरी नज़र सामने बैठे हुए एक लड़की पर डालकर फौरन अपनी चेयर से उठी थी। ये वही लड़का था जो पिछले कई मिनटों से उसे घूर रहा था, मगर वो इग्नोर कर रही थी। अरे अरे, भाग क्यों रही हो? रुको तो हसीना, खबासत से कहता वो लड़का हाथ पकड़ चुका था। देखो, हाथ छोड़ो मेरा, मजबूत लहजे में कहते हुए उसे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हुए अपना फ़ोन तक नीचे गिरा चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग बड़े शौक से सारा मंजर मुलाहजा फरमा रहे थे। इसके स्कार्फ को पकड़ते हुए मुस्कुराया था। सिक्योरिटी, वो चीखी थी, दूर दूर रहो वरना गोली भेजे में डाल दूंगा। वो पॉकेट से पिस्तौल निकालते हुए गार्ड को मजीद आगे बढ़ने से रोक चुका था, जबकि वो पिस्तौल देखकर सहमी हुई लड़की से बेजान सी हुई थी। इसकी सहमी आंखों ने रेस्टोरेंट के हॉल में हिरब को देर तलाश किया, मगर जिद अफसोस वो कहीं भी नहीं था। छोड़ो, मैंने अपने शौहर को बुलाऊंगी वरना, वो कांपती हुई आवाज़ में मुश्किल बोली थी। हाँ हाँ, शौहर, अभी शौहर भी है तेरा? अफसोस, वो कह कहा लगाते हुए इसकी कलाई खींचते हुए से साथ ले जाने लगा। वो धड़ाम से पीछे पड़ी टेबल पर गिरा था। जोनी ने खौफ से आंखें भींची थी। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को छुएगा तू? उसकी गर्दन दबोचते हुए इसका चेहरा जकड़ते हुए हिरब दहाड़ा। जूनी का दिल दहल उठा था इसकी दहाड़ पर। वो स्कार्फ को कांपते हुए हाथों के साथ गले में डालती हुई पीछे हटी थी। बीवी है वो मेरी गलीज इंसान, हिरब शाह काज़मी की बीवी। हिम्मत कैसी हुई तेरी उसकी जानिब देखने की? एक हाथ से इसकी गर्दन दबोचते हुए इसका सर टेबल पर टिकाते हुए इसका मुंह पर मुक्का मारते हुए वह गर्जदार लहजे में दहाड़ा था। जूनी की सी आंखों से मोती टूट कर उसके सुर्ख गालों पर गिरे थे। वो लड़का इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर चुका था। अब वो अधमुआ बदहाल हो चुका था। इसके नाक से खून बह रहा था। आज जान से मार दूंगा मैं तुझे, इसके पेट में लात मारते हुए वो इसे टेबल से नीचे गिरा चुका था। वो खांसते हुए मुंह से खून बहा रहा था। इरब की वाइट शर्ट पर खून के दाग लग चुके थे, मगर वो जुनूनी इंसान आज इसे जान से मारने के अहद कर चुका था। सर प्लीज छोड़िए, वो मर जाएगा। रेस्टोरेंट का मैनेजर इसका बाजू पकड़ते हुए इल्तिजाई लहजे में बोला, दूर हटो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैनेजर का गिरबान पकड़ते हुए उसे दूर धकेलते हुए करत लहजे में कहा। मैनेजर खौफजदा नजरों से इस जुनूनी इंसान को देखते हुए पीछे हटा था। जूनी लड़ते हुए कदमों के साथ इसकी जानी बढ़ी थी, जो बेहोश लड़के को अभी तक मुंह पे मुक्के मार रहा था। जान से मारने की सही में मसरूफ था। इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। लंबे सांस लेते हुए वो बगैर अपनी परवाह के इसके चेहरे पर घुसे बरसा रहा था। वो मुकम्मल बेहोश हो चुका था या मर चुका था। प्लीज हिरब, चलिए यहाँ से। इसका मजबूत हाथ बाजू पकड़ते हुए वो सिसकियों के बीच बोली थी, दूर हटो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज इसे। इसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए वो सर्द महरी से बोला था, वो मर जाएगा हिरब, छोड़ दे इसे प्लीज। इसका हाथ थामते हुए जूनी ने इल्तिजाई नजरों से उसकी सियाह आंखों में देखा। इस लड़के को शूज की ठोकर से दूर करते हुए वो पीछे हटा था। सब लोग हैरत और ताजुब से नजरों से देख रहे थे। पेशानी पर बिखरे बाल, रफ हुलिया, वो इसे तो बिल्कुल नहीं आया था। वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं आया था। इसकी हालत किसी जुनूनी दीवाने से कम नहीं लग रही थी। मगरूराना चाल चलते हुए वो जुनैरा का हाथ थमते रेस्टोरेंट से तोड़ फोड़ करने के बाद बाहर निकला था। अपना ब्लैक कोट उतार कर इसके कंधों पर डालते हुए वो संजीदगी से कार की जानिब बढ़ा था, जबकि इसके कोट को मुट्ठी में दबाते हुए वो आंखों से आंसू बहाते हुए दूसरी मुट्ठी में दबाई हुई इस जहर की शीशी को शर्मिंदगी से देखते हुए दूर उछाल चुकी थी। कार की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुलते हुए वो नम आंखों के साथ सीट पर बैठी थी। सर्द नजरों से रोड को देखते हुए उसने कार को फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ाया था। रास्ते घुटन के माहौल वाली खामोशी में गुजारना
कुछ बोला था और ना ही जूनी, मगर इसकी पेशानी पर शिकनों का जाल था और इसके तने हुए असबाब देखकर आज पहली बार जूनी को इससे खौफ आ रहा था। घर पहुंचते ही वो धाड़ से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। जूनी बमुश्किल इसके पीछे से ही पहुंची थी जब इसने उसके मुंह पर जोरदार दरवाज़ा बंद कर दिया था। हीरब, दरवाज़ा खोले प्लीज़। घबराते हुए जूनी ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। वो घबरा रही थी, कहीं वो तीश में आकर कुछ गलत ना कर बैठे। जस्ट गेट आउट, अकेला छोड़ दो मुझे। अंदर से दबी दबी मगर तीश तीश से भरपूर आवाज़ आई। मत मतबज नज़रों से उसे दरवाजे को देखते हुए वो पीछे हट गई थी। तेज़ धड़कते दिल के साथ वो वहाँ से भाग गई थी, आंखों में ढेरों आंसू लिए। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे मेरी हिम्मत को बढ़ाते हो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस इसी तरह प्यार देते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। और नॉवल थोड़ी मैं बताते चलूँ, ये नॉवल थोड़ी लॉन्ग है, तो बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं डबल एपिसोड भी देते रहूँ। बस थोड़ी मसरूफियात है, बस फ्री हो जाओ फिर मैं डबल एपिसोड देते ही रहूँगी। फिर भी वैसे भी मैं कोशिश करती ही रहूँगी, ठीक है ना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।